हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी का 11th चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर। तो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जैसे कि वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स या फोटॉन से मिलके बनी है। तो कुछ फिनोमिना ऐसी हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको तो हम वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट जैसी जो फिनोमिना है जिनमें कि एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर इन्वॉल्व है, तो उस केस में जो है रेडिएशन कैसे बिहेव करती है। इट इज मेड अप ऑफ ए बंच ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, यानी कि वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। या हम कह सकते हैं कि ये जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ड्वेल बिहेवियर है, ड्वेल नेचर है। कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो कब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और कब वेव की तरह। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपनी आँख से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें दोनों ही डिस्क्रिप्शंस यूज होती हैं। कैसे? जो हमारा आई लेंस है वो लाइट को फोकस करता है, गैदर करता है, तो और इमेज बनती है। तो ये सारे जो इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम वेव पिक्चर से समझ सकते हैं। लेकिन जो रेटिना के अंदर हमारे कोन्स और रॉड्स होते हैं वो जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो फिनोमिना या वो जो प्रोसेस है वो फोटोन पिक्चर से ही समझा जा सकता है। तो इसका मतलब जो रेडिएशंस हैं उनका ड्वेल बिहेवियर होता है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करती हैं और कभी पार्टिकल की तरह। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर रेडिएशन का ड्वेल बिहेवियर है, वेव और पार्टिकल ड्वेल नेचर है, तो जो पार्टिकल्स हैं क्या वो भी जो है वेव की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्या उनके साथ में कोई वेव एसोसिएटेड है या वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? तो इसके लिए 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे डी ब्रोगली। इन्होंने एक हाइपोथेसिस रखी। क्या कहना था इनका कि मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर should display wave-like properties under suitable conditions। suitable conditions में जो moving particles होती हैं, रेस्ट में नहीं, जो moving particles होते हैं वो wave की characteristic को show करते हैं। और कैसे explain किया इन्होंने इसका रीज़न कि nature is symmetrical। नेचर जो है उसमें सिमेट्री पाई जाती है। तो जो दो बेसिक फिजिकल एंटिटीज हैं नेचर की, एक मैटर और दूसरी एनर्जी, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेम होनी चाहिए या सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अगर रेडिएशन हमारी दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, ड्वेल एस्पेक्ट है उसका, ड्वेल नेचर है, तो मैटर का भी ड्वेल नेचर होना चाहिए, यानी कि वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करना चाहिए। So according to de Broglie, every moving particle is associated with a wave called matter wave। कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको हम मैटर वेव्स के नाम से जानते हैं, या उनको डी ब्रोगली वेव्स भी कहा जाता है। और अगर पार्टिकल का मोमेंटम p है तो उससे जो एसोसिएटेड मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए रिलेशन दिया गया, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p, जहाँ h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और p को हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम को हमने डिफाइन किया है मास इनटू स्पीड, तो mv लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं h अपॉन mv, जहाँ पर m मास है पार्टिकल का और v उसकी स्पीड है। तो ये जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mv, दिस इज नोन एज डी ब्रोगली रिलेशन एंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, इससे जो हम वेवलेंथ निकालते हैं दैट इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत ही सुटेबल तरीके से जो ड्वेल एस्पेक्ट है मैटर का उसको शो करती है।
जो मैटर की ड्यूअल नेचर है, वेव और पार्टिकल दोनों को शो करती है। कैसे? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या टर्म है? लैम्डा। और लैम्डा किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वेव की। ठीक है। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास क्या टर्म आती है? मोमेंटम, p। और मोमेंटम किसी कैरेक्टरिस्टिक होती है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल। तो इस तरह से डी ब्रोगली रिलेशन जो है मैटर के दोनों एस्पेक्ट्स को रिलेट करती है। हालांकि ये प्योर हाइपोथेसिस है, लेकिन इसकी वैलिडिटी लेटर जो है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा भी टेस्ट की गई थी, जो कि प्रूव हो गई थी। अब फोटोन के लिए देखते हैं। फोटोन जो है, क्या होता है? फोटोन जो रेडिएशंस हैं वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलके बनी होती है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन के लिए मोमेंटम कितना होता है? h न्यू अपॉन c, और एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। इसमें न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, जिस रेडिएशन का वो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें फोटोन का मोमेंटम पता है तो हम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलता है? c अपॉन न्यू। और c अपॉन न्यू अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर। अगर हम वेव्स के लिए डिफाइन करते हैं तो वेव्स के लिए जो है c अपॉन न्यू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेवलेंथ। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली है हमने फोटोन की, वो किसके इक्वल आ जाती है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ विच द फोटोन इज द क्वांटम। जिस रेडिएशन का फोटोन एक क्वांटम है उसकी जो वेवलेंथ है और डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों ही इक्वल आती हैं, जो कि डी ब्रोगली रिलेशन को वेरीफाई करती है। तो ये जो डी ब्रोगली रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी या h अपॉन एम बी, इसमें h जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, m और p वेरिएबल हैं। तो अगर हमारे पास जो पार्टिकल का मास जो है बहुत ज़्यादा है, हैवी पार्टिकल है, अगर मास ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? वेवलेंथ उसकी बहुत स्मॉल होगी। इसी तरह से अगर मोर एनर्जेटिक पार्टिकल है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा? उससे भी वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, इतनी स्मॉल हो जाएगी। दैट इज द रीजन वाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जो हम डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट्स, उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, एंड देयरफॉर दे डू नॉट शो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। बट इन सब एटॉमिक डोमेन, अगर हम एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, द वेव कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स इज सिग्निफिकेंट एंड मेजरेबल। उनके जो वेव कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और उसको हम एक्सेलरेट करते हैं रेस्ट से थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस p। यानी कि हमने दो पॉइंट्स लिए हैं a और b, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है जिससे कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? p। तो क्या होगा? जब चार्ज पार्टिकल a से b तक जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल will be equal to the work done on it by the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगी that is equal to the gain in kinetic energy of the particle. और वर्क डन कैसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V इतना वर्क करेगी, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू P। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट करें, क्योंकि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 1/2m और m स्क्वायर v स्क्वायर। इट मीन्स 1/2 mv का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 1/2 और mv मीन्स p। तो p स्क्वायर, सॉरी mv आएगा यहाँ पे, p square is equal to 2mk, and this implies
P इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें इस पार्टिकल की तो कितनी होगी वो? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा दैट इज इक्वल टू h/p, या हम इसको लिख सकते हैं h/√2m k। फर्दर हम चाहें तो k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू h/√2mq इंटू v। तो इस तरह से जो है हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है वो निकाल सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में अगर हम चार्ज पार्टिकल की जगह कोई इलेक्ट्रॉन लें, इलेक्ट्रॉन का मास m और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम E से लिखते हैं। Accelerated from rest through a potential V, then the kinetic energy of the electron will be equal to the work done on it by the electric field। QV की जगह कितना हो जाएगा? EV। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? EV। तो हम उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। पहले मोमेंटम निकाल लेंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू √2mk दैट इज √2m EV, या हम लिख सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, h/√2mk या h/2m √2m इसमें भी अगर हम ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू टप करते हैं 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें देन वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1.227/√v नैनोमीटर। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसको कि हम सर्टेन पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हम उसमें डायरेक्टली ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, या वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v। जितना पोटेंशियल ज़्यादा लेंगे वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन लें जिसको कि हमने 120 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें तो कितनी आएगी? लैम्डा इज इक्वल टू 1.227/√120। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है हमको? 0.112 नैनोमीटर। क्या यूज है इसका? दिस वेवलेंथ इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में जो एटॉमिक क्रिस्टल्स में जो एटॉमिक प्लेन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो इसी ऑर्डर की होती है। तो क्या फायदा होगा इससे कि दिस सजेस्ट दैट द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जो वेव्स एसोसिएटेड हैं उनको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? बाय यूजिंग क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन के लिए यूज करें तो हम इनकी वेव नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो डी ब्रॉगली ने वेव्स दी थी इनके लिए 1929 में डी ब्रॉगली वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए उनको 1929 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले डेविसन और गर्मर ने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कि लेटर ऑन जीपी थॉमसन ने भी 1928 में किया और इसकी वेव नेचर को वेरीफाई किया। कैसे वेरीफाई किया? बाय ऑब्जर्विंग द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स विद बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड बाय क्रिस्टल्स। जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसको एटॉमिक क्रिस्टल से स्कैटर करा के और उनके डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स को मेजर करके ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वेरीफाई किया गया। और डेविसन एंड थॉमसन दे शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1937 फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रिस्टल्स, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो क्या है ये एक्सपेरिमेंट? इसका एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट है उसको समझते हैं कैसा है। ये फिगर में हम देख रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन। एक इलेक्ट्रॉन गन होती है यानी कि इससे हमको हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट। ये एक टंगस्टन का फिलामेंट है।
ठीक है। इसको हमने क्या किया है, हीटेड बाय लो वोल्टेज पावर सप्लाई। इसको हमने एक पावर सप्लाई से हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, थर्मियोनिक एमिशन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द फिलामेंट। ये जब फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दे आर एक्सेलरेटेड टू अ डिजायर्ड वेलोसिटी बाय अप्लाइंग सुटेबल पोटेंशियल फ्रॉम ए हाई वोल्टेज बैटरी। इनको हम जो है एक्सेलरेट करेंगे, कैसे, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे हाई वोल्टेज बैटरी से, जिससे कि वो उसकी तरफ जो है मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, दे आर मेड टू पास थ्रू ए सिलेंडर विथ फाइन होल्स अलोंग द एक्सिस प्रोड्यूसिंग ए फाइन कॉलिमेटेड बीम। ये हमने जो एनोड यूज किया है किस फॉर्म में है, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में है और इस सिलेंडर के बीच में एक्सिस के अलोंग एक होल है और इसको हमने क्या दिया है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से एमिट हो रहे हैं वो इस सिलेंडर की तरफ जाएंगे, इस होल में से पास होंगे और इस होल से जब निकलेंगे तो हमको हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और एक पतली सी हमको शार्प बीम मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो है ये पूरी इलेक्ट्रॉन गन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है। This beam is made to fall on the surface of nickel crystal. अब ये बीम कहाँ पर स्ट्राइक करती है, ये निकल क्रिस्टल है जिसकी सरफेस को ये स्ट्राइक करती है। The electrons are scattered in all directions by the atoms of the crystal. और ये क्रिस्टल के जो एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करते हैं। The intensity of electron beam in given direction is measured by electron detector. तो ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, उनको हम कैसे मेजर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की वजह से, की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर हो रहे हैं। ये जो डिटेक्टर है इसको हम एक सर्कुलर स्केल पे मूव कर सकते हैं। ये एक सर्कुलर स्केल है, दिस वन इज सर्कुलर स्केल, जिस पर कि इसको हम मूव कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट एंगल्स पे इनकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकें। और इसको हमने कनेक्ट किया है किससे, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्यों कनेक्ट किया है, ताकि हमको करंट पता चले, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे इस पे डिटेक्ट होंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जितने ज़्यादा होंगे उसी एंगल पर जो है गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। This apparatus is enclosed in an evacuated chamber. Now, by moving the detector on the circular scale at different positions, the intensity of scattered electron beam is measured for different values of scattering angle. तो अगर हम इस डिटेक्टर को मूव करें स्केल पे तो हम डिफरेंट एंगल्स पे देख सकते हैं कि किस एंगल पे हमको इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पहुंच रहे हैं किस एंगल पे। ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है और ये स्कैटर्ड, इनके बीच का डिफरेंट एंगल्स पे हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर हम इस पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी हम डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो थीटा चेंज कर रहे हैं और दूसरा वी चेंज कर रहे हैं। पहले एक वी की वैल्यू ली और थीटा के डिफरेंट डायरेक्शन, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे हम नोट कर सकते हैं कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, फिर वी की वैल्यू चेंज करके हम इसको रिपीट कर सकते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो क्या देखा इसमें कि इट वाज फाउंड दैट a strong peak appeared in the intensity of scattered electrons for an accelerating voltage of 54 volt and angle of 50 degree। यानी कि जो हमने इंटेंसिटी मेजर करी इलेक्ट्रॉन बीम की, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम की, वो मैक्सिमम कब आती है, जब वोल्टेज कितना है 54 वोल्ट। जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है 54 वोल्ट लगाया है और किस एंगल पे मैक्सिमम आती है, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो कैसे समझेंगे इसे,
The appearance in the peak in a particular direction is due to the constructive interference of electrons scattered from different layers of the regularly spaced atoms of the crystal. जो क्रिस्टल में जो डिफरेंट एटॉमिक प्लेन्स हैं उनके लेयर्स से जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर हो रही हैं उनके बीच में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है उसकी वजह से हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो हमको एंगल पता है कि किस एंगल पे मिलती है, 50 डिग्री पे। हमें जो क्रिस्टल की स्पेसिंग है वो पता है कि निकल क्रिस्टल की स्पेसिंग कितनी होती है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन यूज़ करें कि किस एंगल पे किस वेवलेंथ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलता है तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो कितनी वेवलेंथ मिलती है हमको, 1.165 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसी वेवलेंथ को अगर हम डी ब्रोगली रिलेशन से निकालें, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन रूट वी, और वी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 54 वोल्ट। तो वेवलेंथ कितनी आती है, 0.167 नैनोमीटर। इसका मतलब देयर इज एन एक्सलेंट एग्रीमेंट बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन करी है, दैट इज 0.165 नैनोमीटर, और जो हम थ्योरेटिकली डी ब्रोगली रिलेशन को यूज करके निकालते हैं दैट इज 0.167 नैनोमीटर। दोनों में क्लोज एग्रीमेंट है। तो thus Davison and Germer experiment confirms the wave nature of electron. Wave nature of electrons को confirm करता है and साथ ही it also verifies the de Broglie relation. de Broglie relation को भी verify करता है। तो ये जो de Broglie का matter waves का concept है कि that every moving particle is associated with a wave, ये जो कंसेप्ट है दैट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स। क्या इसका यूज है, द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वेव नेचर शो करता है, इसको यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वर डिजाइन्ड। कुछ माइक्रोस्कोप डिजाइन किए गए जिनमें कि हमने इलेक्ट्रॉन बीम यूज करके उनको डिजाइन किया, जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो हम लाइट के यूज करके करते हैं उनसे फार बेटर है, उनका हाई रिजोल्यूशन होता है, क्लियर पिक्चर होती है उसमें। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमको 56 वोल्ट। ए पार्ट हमको मोमेंटम निकालना है। कैसे निकालेंगे मोमेंटम? मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं √2m k, और काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल से रिलेट कर सकते हैं Q × V। Q कितना है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2m E × V। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2m कितना है इलेक्ट्रॉन्स का, 9.1 × 10⁻³ चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹। वोल्टेज कितनी है, 56। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वी गेट द मोमेंटम एज दैट इज इक्वल टू 4.04 10⁻⁻24। यूनिट लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देन बी पार्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली रिलेशन यूज करेंगे दैट इज H/P। H की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34। P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4.04 10⁻⁻24। इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट 0.164 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मोमेंटम, स्पीड एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम जो है जूल्स में चेंज कर लेंगे, उसके लिए हम 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए पार्ट हमको निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन √2m k, इट मीन्स √2m कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 9.1 10⁻⁻31। k की वैल्यू है 120 × 1.6 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी गेट 5.92 10⁻⁻24
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देन बी पार्ट है, स्पीड निकालनी है हमको। स्पीड निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं P इज इक्वल टू M इंटू V। तो V कितना होगा, V इज इक्वल टू P अपॉन M। P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5.92 10 to power minus 24। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to power minus 31। So we get 6.5 into 10 to power 6 meter per second. Then C part है de Broglie wavelength, that is equal to H upon P। H की वैल्यू 6.6 10 to power minus 34 और P हम निकाल चुके हैं 5.92 into 10 to power minus 24। Then we get 0.112 nanometer. Next 16th question, an electron and photon each have wavelength 1 nanometer। दोनों की ही जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है that is 1 nanometer, it means 1 into 10 to power minus 9 meter। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है, h upon p। दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो सेम है। फाइंड देयर मोमेंटा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, h कांस्टेंट है, तो मोमेंटा भी दोनों का सेम होगा। तो दोनों का मोमेंटम कितना होगा, ये इलेक्ट्रॉन का भी एंड फोटोन का भी दोनों का सेम होगा, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू 6.6 10 to power minus 34। लैम्डा कितना है, 1 into 10 to power minus 9। So we get 6.6 into 10 to power minus 25 and unit is kilogram meter per second. Then B part, the energy of the photon। फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, फोटोन क्या होते हैं, जो रेडिएशंस हैं वो एनर्जी पैकेट से मिलके बनती है, जिनकी एनर्जी कितनी होती है h न्यू, जिनको हम फोटोन बोलते हैं। यह हम लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा। इट मीन्स 6.6 10 to power minus 34। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8 और लैम्डा हमको गिवन है 1 into 10 to power minus 9। तो ये जो एनर्जी आएगी ये जूल्स में आएगी। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 into 10 to power minus 19 से। तो डिवाइड करने से जो हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट इक्वल टू 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम इसको लिख सकते हैं 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन सी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, तो मोमेंटम के टर्म्स में अगर लिखें तो p² अपॉन 2m। P कितना है हमारे पास 6.6 10 to power minus 25 इसका स्क्वायर अपॉन 2 into m। m कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 to power minus 31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2.415 into 10 to power minus 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना चाहें तो 2.415 into 10 to power minus 19 को डिवाइड कर देंगे 1.6 10 to power minus 19 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।